दोस्तों नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा और आपको ये भी पता होगा कि पेट्रोल को लेकर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमेशा गर्माती रही है। चाहे मिडिल ईस्ट के युद्ध हो, ईरान इराक युद्ध हो, कुवैत की लड़ाई हो और अमेरिका का मिडिल ईस्ट में बहुत दखल हो। आपने देखा होगा कोल्ड वॉर के समय में भी मिडिल ईस्ट में इसीलिए सारा फोकस रहता था क्योंकि ऊर्जा का जो स्रोत था वो मिडिल ईस्ट था। क्रूड पेट्रोलियम वहां से आता था। आज भी भारत जैसे देश करीब 80% से ज्यादा जो निर्भरता है वो आयातित क्रूड पे है, मतलब ऊर्जा पे है। अभी तक तो ये सब चल रहा था और पूरी दुनिया की राजनीति इसके आसपास चलती थी। लेकिन दोस्तों, जब से नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, जब से हम ईवीज की बात कर रहे हैं, हम विंड पावर की बात कर रहे हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि क्रूड की जो लॉजिक है, क्रूड के ऊपर जो पॉलिटिक्स थी वो काफी हद तक कम हो गई है। आज मिडिल ईस्ट को उतना भाव कोई नहीं दे रहा जो पहले दिया जाता था। उसका कारण है कि अमेरिका ने अपने यहाँ पे तेलों के भंडार निकाल लिए, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक हो गया, बाकी देश हो गए और फिर डिपेंडेंसी कम करने के लिए विंड पावर, सोलर पावर और ईवी पे काम होने लगा। इसीलिए पेट्रोलियम की जो पॉलिटिक्स थी वो काफी हद तक थोड़ी साइडलाइन हुई। लेकिन अब नई पॉलिटिक्स क्या है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है और यही नई पॉलिटिक्स है जो दुनिया में आने वाले दिनों में डिसाइड करेगी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें अमेरिका हावी होगा या चाइना हावी होगा। मैंने कई बार अपने वीडियोस में इस बात को कहा है कि आप चाइना को लाइटली मत लीजिए। तो बहुत सारे दर्शकों का क्रिटिसिज्म आता था कि आप चाइना की तारीफ क्यों कर रहे हैं, वो हमारा दुश्मन देश है। मैं मानता हूं वो दुश्मन देश है, लेकिन मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि जो आदमी हमसे ज्यादा सक्षम है, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, उससे सीखना चाहिए। तभी हम अपनी गलतियों से निकल पाएंगे और आने वाले दिनों में क्या करना है उसकी तैयारी कर पाएंगे। आज जो मैं चर्चा आपके साथ करने वाला हूं वो इसी बात को कि पेट्रोलियम के बाद दुनिया में जो राजनीति है वो किस आधार पर चलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इसको बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं बनाऊंगा, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल टर्म है मैं उनको हटा दूंगा ताकि हम चर्चा आम आदमी के लेवल पे कर सकें और ये देख सकें कि भारत पे इसका असर क्या होने वाला है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज पेट्रोलियम जो एनर्जी का सोर्स हुआ करता था मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जमाने में। हम आज बात कर रहे हैं उस मटेरियल की या उस मिनरल्स की जो इस टेक्नोलॉजी को चलाने में बहुत मददगार होते हैं और जिनको हम बोलते हैं रेयर अर्थ। रेयर अर्थ इसलिए कि वो बहुत प्रचुर मात्रा में दुनिया में नहीं है, वो बहुत लिमिटेड सोर्स में है, लेकिन उनकी जो खासियत है वो नई टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। करीब 17 ऐसे रेयर मेटल हैं, अर्थ एलिमेंट्स जिनको हम बोलते हैं, वो दुनिया में है और उनका इस्तेमाल होता है जितनी भी हाईटेक इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इंडस्ट्री है, उसमें बहुत इस्तेमाल होता है। और जिसके पास वो रेयर अर्थ होंगे वो ही दुनिया में टेक्नोलॉजिकल सिस्टम को डोमिनेट करेगा। आज की दुनिया में जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड दुनिया है इसमें वही डोमिनेट करेगा जिसके पास नई टेक्नोलॉजी के संसाधन बनाने के लिए रॉ मटेरियल होगा, मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट्स होंगे। और इस समय जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसका जो 92% ग्लोबल सप्लाई है वो चाइना के कब्जे में। अब आप ये कहेंगे कि क्या ये मिनरल्स बाकी जगह नहीं है? बाकी जगह भी है, लेकिन उन मिनरल्स को निकाल के उसको रिफाइन करके प्रोडक्ट में बनाना ये अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी। अनफॉर्चुनेटली दुनिया ने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया और चुपचाप चाइना इस रफ्तार से आगे बढ़ता रहा क्योंकि उनको पता था कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड दुनिया होगी। ना भारत ने, ना अमेरिका ने, ना किसी और देश ने उस रॉ मटेरियल को समझने की कोशिश करी जो इस पूरी इंडस्ट्री का आधार है। आज जब समझ में आई है तो बहुत देर हो चुकी है। इसीलिए मैंने कहा कि आज चाइना जो है वो अमेरिका से 20 साल आगे है, क्योंकि रेयर अर्थ रिफाइनरी लगाने के लिए और वहां पे रिफाइन करके प्रोडक्ट बनाने के लिए
अमेरिका को कम से कम 10 साल लगेंगे रिफाइनरी लगाने में, क्योंकि हर रेयर अर्थ पहली बात तो आपके पास है नहीं, उसको आपको सोर्स करना होगा, उसकी इम्प्योरिटीज को समझना होगा, उसकी इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए उस प्रोसेस को डेवलप करना होगा, उस प्रोसेस को इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाने के लिए आपको उस तरह की सूटेबल मशीनें डेवलप करनी होंगी, और वो सूटेबल मशीनें फिर वो ऑप्टिमम लेवल पे काम करें, आपको वो पूरा स्टैंडर्डाइजेशन करना होगा। स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद जो रॉ मटेरियल मिलेगा उसकी कंसिस्टेंसी इंश्योर करनी होगी, उस रॉ मटेरियल के बेस पे फिर आपको उसके प्रोडक्ट बनाने होंगे। ये सुनने में जितना आसान लगता है वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। सिंपल क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसमें सिर्फ डिस्टिलेशन होता है, उस फैक्ट्री को बनाने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, और यहां तो वो रिफाइनिंग सिस्टम है जिसकी नॉलेज ही नहीं है दुनिया में। इसीलिए इस बात को समझना होगा कि आने वाले दिनों में चुनौतियां क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये रेयर अर्थ इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको भी जानना जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि इस मटेरियल की खासियत ये होती है कि हाई डेंसिटी मटेरियल है। हाई डेंसिटी होने के साथ साथ इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल फोन गर्म हो जाते हैं। सोचिए, जब मोबाइल फोन बात करते हुए गर्म हो जाते हैं, तो जब एयरक्राफ्ट चलेंगे, जब सर्वर्स चलेंगे जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोसेसर्स चलेंगे, तो वहां कितनी गर्मी होगी। उनकी कूलिंग के लिए पूरा का पूरा पावर प्लांट डेडिकेट करना पड़ेगा। इस स्थिति के अंदर अगर इतनी गर्मी होगी और जो मटेरियल है वो मेल्ट हो जाए, तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। आपको एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी जो जगह कम ले, डेंसिटी जिसकी अच्छी हो, जो हाई टेम्परेचर पे काम कर सके, जो हाई कनेक्टिविटी हो, ताकि वो वहां पे आप लंबी लंबी तारें नहीं लगा सकते। नहीं तो आज मोबाइल फोन में अगर आप तार डालेंगे तो मोबाइल फोन कितना बल्कि हो जाएगा, वो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। इस बात को समझना होगा। तो वहां तो बाल के बराबर तारें डलती हैं, और उसके अंदर भी अगर आप देखें जो भारत सरकार ने काम किया है 3 नैनोमीटर का। 3 नैनोमीटर मतलब एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर के बीच में डिस्टेंस 3 नैनोमीटर। अब आप समझिए कि कितने मिलियन होंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये बात हमें समझनी होगी। तो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। फिर इन रेयर अर्थ के अंदर कंडक्टिविटी के साथ साथ यूनिक इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है। ये बात भी हमें समझनी है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। और ये यूज कहां होता है? जितना आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बनते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मोटर्स हो, हार्ड ड्राइव्स हो, एलईडीज हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जहां पे हीट जनरेट होती है, सब जगह आपको ये रेयर अर्थ चाहिए। आपकी जितनी भी हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, एयर टरबाइंस हैं, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, उसमें जितनी मशीनें लगती हैं, जो भी टरबाइन रोटर्स लगते हैं, वो सब इसी रेयर अर्थ के लगते हैं। क्योंकि जितनी लगातार आप फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर टरबाइन है, अब पावर जनरेशन टरबाइन है, विंड टरबाइन है, वो लगातार चलती रहेगी, हफ्तों लगातार चलती रहेगी। आप उसको रोक नहीं सकते क्योंकि वो बिजली जनरेट कर रही है, मेंटेनेंस के लिए रुकती होंगी। अगर उतने लंबे समय तक अगर कोई मटेरियल काम कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसमें पावर जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, अगर वो सब ये प्रेशर झेलेगा नहीं, तो सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए ये रेयर अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी मिलिट्री के अंदर एडवांस एयरक्राफ्ट हैं या मिसाइल सिस्टम्स हैं, उन सब के लिए आपको रेयर अर्थ चाहिए। मेडिकल एरियाज में, चाहे वो आपका रेडियोलॉजी हो, कैंसर डिटेक्शन हो, बाकी ट्रीटमेंट हो, सब जगह रेयर अर्थ की जरूरत है। और इसके अलावा और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे इसकी जरूरत आ जाती है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये पूरी दुनिया में तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी इस समय यूक्रेन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है कि समझौता कर लो। क्योंकि यूक्रेन के पास रेयर अर्थ के कुछ रिजर्व्स हैं, मतलब कुछ माइंस हैं जिस पे अमेरिका की निगाह है। ग्रीनलैंड पे अमेरिका क्यों नजर गड़ाए बैठा है? क्योंकि वहां पे भी कुछ रेयर अर्थ की माइंस हैं। और अगर हम स्थिति देखें तो अफ्रीका में कॉन्गो के अंदर कुछ रेयर अर्थ की माइंस हैं जिस पे अमेरिका की नजर है। कुछ ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ भारत में है, लेकिन जो मेजॉरिटी कब्जा है इस समय वो चाइना का है। और चाइना ने माइनिंग के साथ साथ रिफाइनिंग की टेक्नोलॉजी भी डेवलप की है और उस पर प्रोडक्ट भी डेवलप किए हैं। इसीलिए 92% मार्केट सेगमेंट चाइना के कब्जे में है।
स्थिति इतनी गंभीर है दोस्तों कि आपको ये समझना होगा कि अमेरिका ने रेयर अर्थ को चाइना से स्मगल करवाने की कोशिश करी, कंटेनर्स में अलग अलग नाम से प्रोडक्ट बिकवाने की कोशिश करी कि अमेरिका में माल भेजना है, अब आप रेयर अर्थ करके बेचेंगे तो चाइना ने उस पर बैन लगा रखा है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। तो जो ट्रेडर हैं उनको कहा गया कि आप कोई और नाम लिख दीजिए, आप लिख दीजिए कि सोल्डरिंग पेस्ट या कोई मिलता जुलता नाम जो इस प्रोडक्ट जैसे देखने में हो लेकिन वो एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं हो। चाइना ने ऐसे 2-3 स्मगलिंग कंसाइनमेंट्स पकड़ भी लिए और वो अब और स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि ये स्मगलिंग नहीं होने देंगे। अब अमेरिका की मजबूरी समझिए, अमेरिका के पास जितना रिजर्व्स है एयरक्राफ्ट्स और मिसाइल बनाने के लिए, पेंटागन के पास जो स्टॉक्स पड़े हैं रिजर्व्स में, वो तो मात्र 18 महीने के। इसका मतलब जितनी अमेरिका मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट बनाएगा, जितना स्टॉक है तो सब कंज्यूम हो जाएगा। उसके बाद एलन मस्क ने ऑलरेडी कह दिया कि हम बहुत सारे रोबोटिक प्रोडक्ट इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि रेयर अर्थ की शॉर्टेज है। उन्होंने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया। आने वाले दिनों में क्या एलन मस्क की कंपनी या बाकी जो कंपनियां हैं, क्या वो ईवीज बना पाएंगी? क्या वो विंड टर्बाइंस बना पाएंगी? क्या डिफेंस इंडस्ट्रीज हवाई जहाज और मिसाइल्स बना पाएंगी? सवाल अब इस बात पे है और चाइना इस बात को जानता है। इसीलिए अभी जितने नेगोशिएशन चल रहे हैं अमेरिका और चाइना के बीच में, चाइना ने इस पूरे टॉपिक को बाहर रखा है कि आप टैरिफ कम करिए, फिर हम सोचेंगे कि आपको रेयर अर्थ देना है या नहीं देना है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की मजबूरी हो गई है कि ओवरऑल चाइना के साथ दोस्ती रखो, नहीं तो समस्या हो जाएगी। और जब से चाइना ने बैन लगाया है, रेयर अर्थ मटेरियल की कीमत 200% बढ़ चुकी है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि पहले जो मटेरियल 70-80 या $600-700 में मिल जाता था, आज उसकी कीमत हो गई है $3000। $3000 पर केजी, टन की बात नहीं कर रहा हूं। और एक एयरक्राफ्ट के अंदर अगर आप हिसाब लगा लें, एक F-35 के अंदर करीब 417 किलो मटेरियल लगता है और वो रेयर अर्थ का मटेरियल है। अगर वो नहीं हुआ तो आप F-35 भी बना के उड़ा नहीं पाएंगे। अब सवाल इस बात का है कि भारत क्या करे। तो हमारे यहाँ पे भी अवेलेबल है। मुझे लगता है कि भारत सरकार को एक डेडिकेटेड रेयर अर्थ रिसर्च के लिए आईआईटीज में और केमिकल इंस्टीट्यूट्स में विद डीआरडीओ, इसरो, जो भी हमारी स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें एक रिसर्च प्रोग्राम को फोकस करके काम करना चाहिए। हमने अभी जो काम किया है, एक फैक्ट्री लगाई है विशाखापट्टनम में जिसकी प्रोडक्शन है मात्र साल भर में 3000 टन, मतलब दिन में 1 ट्रक लोड। क्या 1 ट्रक लोड से पूरे भारत की जरूरत पूरी हो जाएगी? मुझे लगता है डिफेंस की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो बाकी इंडस्ट्रीज का क्या होगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जिस तरह से दुनिया बदल रही है उसको समझें, क्योंकि इस समय रेयर अर्थ का एक्सट्रैक्शन करके प्यूरिफिकेशन करके प्रोडक्ट बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। आज वो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास भी नहीं है। अमेरिका को भी वो बिल्ड करनी पड़ेगी क्योंकि उनके डिफेंस और एरोस्पेस के लिए वो एसेंशियल है। चाइना पे वो भरोसा कर नहीं सकते, रशिया के साथ वो दोस्ती नहीं चाहते। अगर यूक्रेन और बाकी जगह की माइंस मिल भी गई तो प्रोडक्ट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, वो नहीं है। जब अमेरिका के पास नहीं है तो इंडिया के पास कहां से आई? हम भी दूसरों पे डिपेंडेंट है। इसीलिए भारत की ऑटोमोबाइल कंपनीज दौड़ के गई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कि अगर ये हमें मैग्नेट्स नहीं मिले, परमानेंट मैग्नेट जो रेयर अर्थ के बने हुए हैं, तो हम ईवीज कैसे बनाएंगे? सवाल गंभीर है। इसलिए मैंने आपसे ये चर्चा करी कि क्या इस समय अमेरिका की गर्दन चाइना के हाथ में है? टेक्नोलॉजी का रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आप क्या बनाएंगे? जब तक अल्टरनेट टेक्नोलॉजीज नहीं आ जाती तो ये खतरा है। ऐसी स्थिति में भारत क्या करेगा? क्या हमें रिसाइकलिंग पे फोकस करना है, जो हमारे माइनिंग रिजर्व्स है उन पे रिसर्च करके प्यूरिफिकेशन मेथड डेवलप करना है, या हमें इंटरनेशनल मार्केट पे ही भरोसा करना है? 3 में से सही क्या है? आपको क्या लगता है दोस्तों? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पॉलिटिक्स नहीं है, कोर राजनीति नहीं है, लेकिन देश के लिए जरूरी है। इसलिए आपसे मैंने
बात करें। तो मुझे लगता है कि गंभीर मुद्दे की चर्चा हम लोग करते रहेंगे। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।